गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 12th चैप्टर 11 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस. Okay, part 2. In part first, we already read about the photoelectric effect. Now we have to read about the dual nature of matter and radiations. Okay, let we read. First, Einstein equation, photoelectric equation. It is the remaining part of photoelectric effect. After photoelectric effect, the equation is given by the Einstein that can completely explain the photoelectric effect. In this equation, Einstein says that when a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in two ways. Okay, यानी दो पार्ट में वो यूज़ होती है. ठीक है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. ये किसके लिए बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए. ओके, कि पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो मेटल का सरफेस बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एंड दैट पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं. फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. Okay, where nu naught is the threshold frequency, and the remaining part of the energy is used in the giving a velocity v to the emitted photoelectrons, and that the energy is equals to the maximum kinetic energy of photoelectrons. Okay, और where m is the mass of photoelectrons, यानी उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी बचा हुआ पार्ट है तो इसका मतलब जितनी वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा सकता है एज अ काइनेटिक एनर्जी दैट कैन प्रोवाइड. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो दो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट का सम होगी. वन इज़ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड सेकंड इज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखी है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एक फोटोन की बात कर रहे हैं तो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, और इस इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है वो इसको बाहर निकलने के लिए, मेटल से बाहर निकलने के लिए एज ए वर्क फंक्शन मिलता है, और सेकेंड पार्ट जो है वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट को उधर ले जाएंगे तो एच इज़ कॉमन बिटवीन न्यू एंड न्यू नॉट. ओके, तो दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. इट मीन्स के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. ओके, तो इसको हमने यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में भी शो किया है कि फोटोन आ रहा है और उस फोटोन से पहले एक पार्ट मिला उसको वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और सेकंड पार्ट जो मिला वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. ओके, तो अब जो आइंस्टीन की इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें दो चीज़ें थी. एक तो फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन न्यू, एंड सेकंड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, दोनों में एक रिलेशन को बता सकती है ये इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने बताया था कि दीज टू हैव लीनियर रिलेशन, दैट मीन्स द ग्राफ बिटवीन देम इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, तो हम देख लेते हैं कैसे होगा. सबसे पहले हम आइंस्टीन इक्वेशन देखेंगे. तो आइंस्टीन इक्वेशन हमारे पास क्या थी? के मैक्सिमम कंक्लूजन था ना, लास्ट में हमारे पास क्या आया था? के मैक्सिमम इज इक्वल टू था एच न्यू माइनस न्यू नॉट. ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बोला था कि के मैक्सिमम जो है वो उसके किसके इक्वल होता है? ई वी नॉट के इक्वल होता है. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है ना, ई वी नॉट के इक्वल होता है ना. ई वी नॉट या वी एस बोल सकते हो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हमने देखा हुआ है कि के मैक्सिमम यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इक्वल अपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल होता है, और एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू ई वी एस. ओके, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया. तो हम यहाँ से वी एस निकाल सकते हैं, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई. क्लियर? अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है
all are constant. H constant, nu naught, threshold frequency for a particular metal is constant, and E charge on one electron is constant. ओके और यहाँ पर H अपॉन E इज कांस्टेंट, और फ्रिक्वेंसी जो है फोटोन की फ्रिक्वेंसी वो लाइट पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की का किस फ्रिक्वेंसी का लाइट हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसकी फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ये फॉर्म होती है ना स्ट्रेट लाइन की. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू वी एस. ओके, x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, न्यू, और m इज इक्वल्स टू h अपॉन e इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ होती है ना. ये आपको पता ही होगा, m जो होता है वो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है. तो इट इज़ अ कांस्टेंट है. ये भी आप देख सकते हो कांस्टेंट है, क्योंकि h एंड e बोथ आर द कांस्टेंट, सो इट इज़ अ कांस्टेंट. तो सभी टाइप के मेटल के लिए सेम ग्राफ बनेगा ना. एंड c जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, और जिसका वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई. क्लियर. इट मीन्स ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा. बट ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सी जो है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा. अगर सी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी यहाँ से स्टार्ट होता है ना. बट ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा. क्लियर. तो ये थीटा हो गया हमारे पास. ओके, और यहाँ पर इस साइड पे न्यू है और इस साइड पे वी एस है ना, वाई वी एस है. और ये जो है ये न्यू नोड की वैल्यू है, ये वाली है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये न्यू नोड है. क्लियर. और ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली, ये हमारे पास है माइनस एच न्यू नॉड अपॉन ई, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फाइव अपॉन ई, वर्क फंक्शन अपॉन ई. क्लियर. और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, और जो कि किसके बराबर है, एच अपॉन ई. कई बार ऐसा भी आता है कि प्रूव दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू एच अपॉन ई. क्लियर. तो आपको इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो. क्लियर. तो नेक्स्ट वन ये था कंप्लीट आइंस्टीन इक्वेशन, और आइंस्टीन इक्वेशन के बेसिस पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो भी हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ डिफाइन किया है ना, और उसके फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट वन वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बेस्ड ऑन द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, यानी हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. हाउ. फर्स्ट पॉइंट, न्यू इज़ लेस देन न्यू नोड. अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर न्यू जो है वो लेस देन न्यू नोड हो, तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि न्यू इज़ लेस देन न्यू नोड. तो इट मीन्स ये जो स्टेप है न्यू जो है वो छोटा हो जाएगा और न्यू नोड बड़ा हो जाएगा. तो छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू. और नेगेटिव वैल्यू किसकी आ जाएगी, के ई मैक्सिमम की. और काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव. ये कभी नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो हमारे पास ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की एनर्जी होगी या फिर नहीं होगी तो ज़ीरो, और होगी तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी है ना. तो इट मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकती. सो इट कांट बी पॉसिबल दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल स्टार्ट व्हेन न्यू इज लेस देन न्यू नोड. इट ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोड. क्लियर. नेक्स्ट वन, since one photon emits one electron, so the number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. क्योंकि जो ये आइंस्टीन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज़ फॉर वन इलेक्ट्रॉन. मैंने बता ही दिया वन इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसका मतलब एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम जो पर सेकेंड है, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट photo electrons per second, that means electric current is directly proportional to the intensity of incident light. जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा. इट इज़ क्लियर दैट हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद न्यू. देख सकते हो क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है ना, न्यू नोड इज कांस्टेंट, एच इज कांस्टेंट. ओके, सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद न्यू. So this shows the kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident light. तो kinetic energy उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा फोटोन की
फ्रिक्वेंसी होगी. नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन. ओके, एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको पता लगी गया क्योंकि कोलिजन है, तो जैसे ही कोलिजन होगी तो कोई भी सिग्निफिकेंट टाइम लैग नहीं होगा किसमें, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट ऑफ फोटोन. द प्रोसेस इज instantaneous. It is found that the delay is only 10⁻⁻8 seconds. ये जो डिले होता है बहुत ही कम, 10⁻⁻8 seconds. That can be neglected. नेक्स्ट वन, अब एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन किसकी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. ऑटोमेटिक फायर अलार्म में हम यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म में यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर्स इन टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा. तो ये सभी यूजेस हैं. तो दैट कैन हेल्प अस टू इजी अवर लाइफ, है ना. तो इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैन हेल्प द डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट एरियाज in industries, in scientific research, etc. Okay, next one, dual nature of radiation. Dual nature of radiation is the second part of this chapter. Okay, तो रेडिएशन एंड मैटर है हमारे पास. तो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. और on the other hand, quantum theory of EM wave radiation successfully explained the photoelectric effect, Compton effect, black body radiations, X-ray spectra, etc. ओके, तो हमारे पास अभी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने कर लिया, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह वो आप हायर क्लासेस में अगर BSc वगैरह करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो वो आपको पता लग जाएगा. दस रेडिएशंस हैव ड्यूअल नेचर. इट इम्प्लाइज दैट वेव एंड पार्टिकल नेचर. तो रेडिएशन जो होते हैं वो अपने को पता लग गया, लाइट जैसे ड्यूअल नेचर का है, वेव एंड पार्टिकल. तो लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट, लुइस डी ब्रोगली ने बताया कि इसके ये सब क्रिएट नहीं करने के बाद, द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा हैव आल्सो ड्यूअल नेचर. इट इम्प्लाइज दे ऑल्सो कैन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. मतलब वो कहता है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो भी उनके साथ वेव ट्रैवल करती है. तो उसकी बात की बात कर रहा है, ठीक है. एंड इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज पार्टिकल एज अ वेव simultaneously, or it is either the one or the other aspect. It implies the two aspects and complementary to each other. मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, और कभी वो पार्टिकल मतलब में होगा, कभी वो वेव में. मतलब जैसे फिनोमेना है, जैसे फिनोमेना हो रहा है उसके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की. तो जो ये सजेस्ट किया उसके लिए बेस क्या था, द नेचर लव्स सिमेट्री. तो वो कह रहा है कि जैसे रेडिएशन कर रहा है तो वैसे ये भी सिमेट्री मतलब दोनों में होना चाहिए. द यूनिवर्स इज मेड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडिएशन एंड बोथ इमिटीज एंटिटीज मस्ट बी सिमेट्रिकल. ओके, तो रेडिएशन और पार्टिकल से बना हुआ है, दो ही चीज़ों से बना हुआ, तो इसका मतलब दोनों में सिमेट्रिकल कंक्लूजन्स भी होने चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट वन, तो डी ब्रोगली वेव थ्योरी जो है वो हमारी, सॉरी, डी ब्रोगली मैटर वेव्स थ्योरी जो क्या कहती है वो सुन लो. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेव. इट इम्प्लाइज द वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ पार्टिकल. ओके, कोई भी मूविंग पार्टिकल है हमारे पास, मटेरियल पार्टिकल है, वो एक वेव से एसोसिएट होता है, साथ चलती है उसके, और वो वेव जो है वो उसकी मोशन को गाइड करती है. द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर नोन एज डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स. जो इन मैटर पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेव्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स. ओके, डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव, मतलब जो भी इनके साथ वेव होगी पार्टिकल्स के साथ, दीज आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स. ओके, एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेव. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ द फोटोनस इज इक्वल टू एच न्यू. अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए उसने एक तो फोटोन की जो क्वांटम थ्योरी है, पार्टिकल नेचर की जो क्वांटम थ्योरी है उसको यूज़ किया है. सेकेंड वन, आइंस्टीन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. व्हेन वी कंपेयर बोथ द एस सी अपॉन लैम्डा एंड एम सी स्क्वायर, तो एस सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज बोथ आर द एनर्जी, सो एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ओके, सी कैंसिल आउट हो जाएगा और एम सी इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी. ओके, और एम सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, सो इट इज इक्वल टू पी.
तो p इज इक्वल टू m से फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन. If instead of a photon we have a material particle of the mass m moving with the velocity v, then the equation becomes lambda is equals to h upon mv. मतलब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो h अपॉन एम वी में कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकल के लिए, h अपॉन एम वी, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये जो है ये मेन एक्सप्रेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ का. क्लियर. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का मेन हो गया एक्सप्रेशन. तो उसके कंक्लूजन क्या क्या है. कंक्लूजन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो इसमें एच तो कांस्टेंट है, सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एम. ओके. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद न्यू और वी, सॉरी. ओके. स्पीड ऑफ पार्टिकल. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इफ द पार्टिकल मूव्स फास्टर देन द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा. ठीक है. अगर ज़्यादा फास्ट मूव करेगा तो वेवलेंथ स्मॉल होगी, और अगर कम मतलब स्पीड से मूव करेगा तो वेवलेंथ बिग होगी. तो इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट. सच अ वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड. ओके. मतलब इनफाइनाइट वेवलेंथ की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेव एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. सो रेस्ट पार्टिकल में ऐसा कुछ नहीं दिखता है. नेक्स्ट वन, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हैवियर पार्टिकल इज स्मॉलर देन विद द लाइटर पार्टिकल. ओके. तो वो यूँ कह रहा है कि एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना हैवी पार्टिकल होगा लैम्डा स्मॉल होगी, और जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतनी लैम्डा हाई होगी. ओके. नेक्स्ट वन, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ पार्टिकल. यहाँ पर कहीं पे भी हमने चार्ज की बात नहीं की है, इसमें चार्ज कहीं नहीं आ रहा है. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल. मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव. तो मैकेनिकल वेव के लिए तो मीडियम की ज़रूरत होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स एक जैसे इस पर्पज़ में है कि दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. ओके. तो मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी सेम है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये जो होती है वो हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्जेस से जनरेट नहीं होती मैटर वेव्स, है ना. तो इसका मतलब मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट. ओके. तो मैटर वेव जो होती है मूविंग पार्टिकल की प्रेजेंस को शो करती है किसी पॉइंट पे, ना. इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट. ओके. तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो इसकी प्रेजेंस को शो करता है. ओके. नेक्स्ट वन मैं बता दूं कि हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का मेन फॉर्मूला है दैट इज़ एच अपॉन एम वी. क्लियर. तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. दीज टू आर मेन फॉर्मूलाज फॉर द वेवलेंथ. अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर मोमेंटम गिवन है तो वेल एंड गुड, स्पीड गिवन है तो वेल एंड गुड. अगर हमारे पास इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी है देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू काइनेटिक एनर्जी. वन रिलेशन यू ऑलरेडी रीड इन योर 11th क्लास, दैट इज पी इज इक्वल टू रूट 2m या 2m लिख सकते हो ना. एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कर सकते हो, के लिख देता हूँ ना. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये किया है ना हमने. तो ये रिलेशन जो है वो हम इसमें पुट कर सकते हैं. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m. ओके. यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. लाइक कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी से, तो हम उसको मतलब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी उसकी पता है तो कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से जनरेट हो रहा है, मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हो रहा है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे कि इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहा है किससे, किसी वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ई वी इज़ रिप्लेस्ड बाय काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. तो उसको इसी से मिला है तो इससे हम कर सकते हैं. तो हेयर वी इज़ द वोल्टेज, ये वोल्टेज है ना. ठीक है. वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या दैट मीन्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का वैल्यू जो है, क्योंकि बाकी सभी कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये अप्रोक्स आता है 12.27 अपॉन रूट वी आंगस्ट्रॉम. ठीक है. ये आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद वी पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. तो 12.27 अपॉन रूट पी आंगस्ट्रॉम. इसी तरीके से सभी पार्टिकल्स के लिए हम
अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई न्यूट्रॉन है, उसको हम हीट दे के एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हम KT यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किया है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितना होगा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गैस पार्टिकल के लिए कर सकते हैं, ओके। प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं वोल्टेज से। तो वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस। तो वेवलेंथ वी कैन easily calculate associated with the particle moving with some velocity or kinetic energy. Clear? Next one. नेक्स्ट वन मैं इसमें थोड़ा सा मतलब बेस बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, हमने देखे हैं अभी। तो सभी जो एनर्जीज है, लाइक आइंस्टीन इक्वेशन देख लो, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है फाई, है ना, फाई माइनस एच न्यू, ऐसा कुछ, सॉरी एच न्यू माइनस फाई था ना। बता देता हूँ दोबारा, रुको। हमारे पास था कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये था ना हमारे पास। तो या फिर एच न्यू इज इक्वल्स टू आइंस्टीन इक्वेशन था फाई इज प्लस के मैक्सिमम, है ना, के मैक्सिमम था हमारे पास। तो इसके अंदर जो भी एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जूल में रिप्रेजेंट करें। तो हम इसमें जो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। जो एनर्जी का यूनिट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ओके। whenever an electron is moving with 1 volt potential difference, then the kinetic energy of electron is equals to the 1 electron volt, ओके। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू जो होता है वो हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, और मल्टीप्लाई विद 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है। अगर जूल में कहीं पर कन्वर्ट करना है तो हम उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इस अमाउंट को उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका बेसिक हो गया न्यूमेरिकल्स का, ओके। तो ये इस चैप्टर की नॉलेज थी थोड़ी बहुत, ओके। तो इस नॉलेज के बेसिस पे यू कैन डू योर चैप्टर 11, ओके, और डू योर numericals also on the basis of these topics. If you have any kind of doubt then you can ask me later, okay. Thank you.